नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। ईरान अब तेल की महाशक्ति बन चुका है, सुपर पावर बन चुका है। वो ईरान जो 50 साल से, पिछले 50 साल से दुनिया में सबसे कड़े आर्थिक प्रतिबंध झेल रहा है। 50 साल तक आर्थिक प्रतिबंध झेलने के बाद तो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था इतनी जर्जर हो जाती है, उस देश का पूरा सिस्टम इतना जर्जर हो जाता है कि एक तेज हवा के झोंके में ढह जाए। लेकिन तेज हवा का झोंका नहीं, सुपर पावर समकी ट्रंप की सुनामी में भी ईरान खड़ा रहा और अड़ा रहा, और उसी का नतीजा हुआ कि ईरान तेल की महाशक्ति बन गई। यानी ईरान अब खुद अमेरिका के सामने सुपर पावर बन के खड़ा है। ये हमारा एनालिसिस नहीं है, हम अमेरिकी एक्सपर्ट के एनालिसिस को लेकर के आए हैं। उस एनालिसिस में हम अपनी टिप्पणियां, अपनी राय रखेंगे जो हम समझ पा रहे हैं जियोपॉलिटिक्स को। लेकिन अमेरिका का अगर एक्सपर्ट पूरी दुनिया को ये चेतावनी दे रहा है कि ईरान तेल की महाशक्ति बन चुका है, तो ट्रंप के लिए इससे बड़ी कोई नाकामी नहीं। लेकिन इससे बड़ी कोई नाकामी नहीं है, ये कहना भी कम होगा, क्योंकि इससे बड़ी नाकामी हो सकती है ईरान जब परमाणु अस्त्र बना ले, परमाणु हथियार बना ले। क्योंकि ईरान अब ये ठान चुका है कि वो परमाणु बम बनाकर माने, वो परमाणु हथियार बना करके मानेगा। और यह भी ट्रंप की सनक की ही वजह से हुआ है। ट्रंप की सनक ने मजबूर कर दिया ईरान को कि वो अब परमाणु हथियार बनाने से पहले न रुके। दुनिया भर में परमाणु हथियारों की होड़ मच सकती है, यह भी कई एक्सपर्ट कह रहे हैं, क्योंकि अमेरिका की गारंटी अब खत्म हो गई है दुनिया में। अब अमेरिकी गारंटी पर कोई यकीन करने को तैयार नहीं है। ईरान ने एक साथ सिर्फ तेल की महाशक्ति नहीं, एक साथ कई मोर्चों पर अमेरिका को गहरे जख्म दिए हैं, गहरे घाव दिए हैं। वो अमेरिका जो आज तक अपनी सनक, अपनी मनमानी से पूरी दुनिया को आतंकित करता रहा है, इसको बेलाग लपेट के मैं कहूंगा कि अपने मनमानी से आतंकित करता रहा है। कोई जस्टिस और इंसाफ करने नहीं जाता है अमेरिका, कहीं डेमोक्रेसी बचाने नहीं जाता है, कहीं मानवाधिकार बचाने नहीं जाता है, आतंक मचाने जाता है। वो कई मोर्चों पर घायल हुआ है। एक तो तेल के मोर्चे पर एक्सपर्ट बता रहे हैं ऑयल सुपर पावर ईरान को। दूसरा यही युद्ध है जिसने मिडिल ईस्ट से लेकर के, मिडिल ईस्ट के जितने देश हैं उनसे लेकर के दक्षिण कोरिया, ताइवान, इन सभी देशों के मन में इस बात को गहरे तक बिठा दिया है कि अब अमेरिका के भरोसे हम नहीं रह सकते, कि अमेरिका हमारी सुरक्षा की गारंटी दे। अमेरिका के भरोसे रहने वाले बहरीन, कतर, यूएई, कुवैत, सबकी हालत देख ली है। सब छत बिच्छत है, चारों तरफ चिथड़े उड़े हुए हैं। तो सुरक्षा की गारंटी खत्म। सुरक्षा की गारंटी खत्म होगी तो ईरान अकेले परमाणु बम नहीं बनाए, परमाणु बम बनाने की होड़ मचेगी। ये सारा का सारा कनेक्टेड है, होड़ मचेगी। और ईरान एक नया एक्सिस बनाने की कोशिश में, नया एक्सिस, पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को चेंज कर सकता है ये एक्सिस। वो एक्सिस रूस, ईरान और चाइना, आरआईसी, रूस, इंडिया, चाइना, एक धुरी थी आरआईसी। हालांकि इंडिया उसमें कभी भी मतलब बड़ी मजबूती से नहीं स्टेब्लिश हो पाया, लेकिन उस आरआईसी में क्या इंडिया वाली जगह को ईरान रिप्लेस करेगा? रूस, ईरान, चाइना। ये आज की तारीख में अगर आप जियोपॉलिटिक्स को देखें तो इन तीनों का लक्ष्य, उद्देश्य और विचार, ये तीनों मेल भी खाते हैं। तो क्या आरआईसी बनेगी? और आरआईसी बनेगी क्या वहीं पर एक नया परमाणु अस्त्र या परमाणु हथियारों का एक नया खाका तैयार होगा? बहुत सारे सवाल हैं ये, और ये बड़ा गंभीर है। इसमें मतलब बम फूट गया उड़ा दिया टाइप नहीं है, बड़ा गंभीर विषय है। भाव को ले आइए जरा, जोड़िए। स्वागत है भाव, लाइए जरा हेडलाइन एक लाइए। ईरान पर हमला कर
ट्रंप ने आजाद कर दिया जिन्न, दुनिया में शुरू होने वाली है न्यूक्लियर पावर बनने की रेस। आगे चलिए, आगे चलिए। परमाणु बम बनाकर ही रहेगा ईरान, आखिरी अड़चन को भी जल्द कहेगा बाय बाय। ये आखिरी अड़चन क्या है, इस सब पर हम आ रहे हैं, जरा इसके भीतर चलते हैं। पहले हम परमाणु पे चलेंगे, फिर तेल सुपर ऑयल सुपर पावर पर फिर बात करेंगे, पहले परमाणु वाले। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के मुताबिक ईरान ने 408.6 किलोग्राम यूरेनियम को 60% तक एनरिच कर लिया। इतना यूरेनियम 9 वारहेड में इस्तेमाल करने के लिए काफी है। आईएईए का यह भी कहना है कि ईरान के पास 200 किलो तक 20% फिसाइल मटेरियल भी है, जिसे आसानी से 90% वेपन ग्रेड यूरेनियम में बदला जा सकता है। मतलब ये 200 किलोमीटर और 408.6 किलोग्राम वो यूरेनियम की ताकत समझिए आप, जो है 1 ग्राम यूरेनियम 20 करोड़ जूल ऊर्जा पैदा करता है। 20 करोड़ जूल नहीं समझ पाएंगे तो बताऊं, 4.5 टन उच्च क्वालिटी का जो कोयला होता है, 4.5 टन कोयला जलाने पे जो ऊर्जा पैदा होती है वो 1 ग्राम यूरेनियम से होती है। अब आप समझ लीजिए 1 ग्राम, 1000 ग्राम में 1 किलोग्राम और 408 किलोग्राम। ईरान पर अमेरिका का हमला भले कुछ समय के लिए उसकी न्यूक्लियर पावर बनने की महत्वाकांक्षाओं को धीमा कर दे, लेकिन अगर वहां का शासन इस युद्ध में बच गया तो वह परमाणु हथियार हासिल करने के लिए और भी दृढ़ हो जाएगा, क्योंकि अपने अस्तित्व को बचाने के लिए उसके पास यही इकलौता साधन है। और किम जोंग ने इस पर मोहर भी लगा दी है। उसने तो कहा कि अब हम कभी नहीं हटेंगे परमाणु कार्यक्रम से पीछे। आगे चलिए, जरा चेंज करिए, चेंज करिए, अगले पाइए। इसमें इस परमाणु हथियार के होड़ में ये बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है। एशिया में भारत पाकिस्तान दोनों के पास पहले से ही परमाणु शक्ति है, दोनों परमाणु शक्ति संपन्न है। हाल ही में संघर्ष के बाद दोनों देशों में से कोई भी अपने प्रयासों में कमी नहीं करेगा। मतलब भारत पाकिस्तान ये पीछे जाने वाले नहीं है। ताइवान भी परमाणु शक्ति बनना चाहता था चीन की वजह से, लेकिन अमेरिका को चाहिए। अमेरिका कईयों को परमाणु शक्ति संपन्न बनने से इसलिए रोका, दुनिया को खतरा उतरा नहीं, दुनिया तो सबसे बड़ा खतरा अमेरिका से है, इसलिए रोकता है। ताइवान को उसने 1988 में रोका। ताइवान चीन के साथ नहीं जाना चाहता, चीन उसको अपना हिस्सा मानता है, अभिन्न हिस्सा। 88 में रोक करके और परमाणु कार्यक्रम से पीछे करवा दिया। इसलिए नहीं कि दुनिया में शांति हो, ताइवान के पास न परमाणु बम, इसलिए कि चीन के बगल में उसका एक चेला बन जाए, वो डिपेंडेंसी बनी रहे कि भाई हमारे पास कुछ नहीं, अमेरिका हमको बचाएगा, तो ताइवान का इस्तेमाल करता रहे अपने चेले के रूप में, अपने बेस के रूप में, इसलिए रोक दिया। दक्षिण कोरिया, जहां पर पैट्रियाट इसका सिस्टम था, लेके गया जो पैट्रियाट की बैटरी, दक्षिण कोरिया के 76%, 76% लोगों ने न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए समर्थन दिया है। वहां लोकल जो वो है जनमत संग्रह, यह दिखाता है कि कोई भी देश सिर्फ अमेरिका की सुरक्षा गारंटी पर निर्भर नहीं रहना चाहता, जबकि दक्षिण कोरिया पूरी तरह से वो जो अमेरिका के साथ उसकी ट्रीटी है, डील है, वो पूरी साउथ कोरिया की सुरक्षा गारंटी लेता है, लेकिन उस पर किसी भरोसा नहीं है। तब 76% लोग परमाणु बम के लिए कह रहे हैं ना। अब दुनिया में न्यूक्लियर हथियारों की संख्या और बढ़ने की संभावना है। यह अंतहीन रेस कहां जाकर खत्म होगी, कल्पना करना ये मुश्किल है। आगे चलिए, जरा आगे चलिए। और ये मैं अलग एक चीज ला रहा हूं, इसको समझिएगा, इसलिए समझने के लिए लाया हूं क्योंकि इससे ये क्लियर हो जाएगा कि अगर यह परमाणु हथियारों की होड़ मचेगी तो एक्सिस बनेंगे, धुरी कई, वो उसमें कौन मजबूत होगा और ईरान के मकसद को कैसे पंख लग सकते हैं। यूरेनियम के लिए निर्भरता, दुनिया भर के देश निर्भर हैं। टॉप 10 जो देश हैं यूरेनियम जिनके पास भंडार है, उसमें अमेरिका नहीं है टॉप 10 में। नंबर 1 पे ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पर है, उसके बाद कजाकिस्तान है, फिर कनाडा है, फिर नामीबिया है और रूस है। रूस के पास 5वें नंबर का यूरेनियम भंडार है, 4,76,600 टन। और ये इसके पूरा परमाणु उद्योग और परमाणु कार्यक्रम इसका अपने ही उससे चलता है, अपने ही यूरेनियम भंडार से। इसको किसी की भी जरूरत नहीं है, किसी की कोई निर्भरता नहीं है, जबकि अमेरिका की निर्भरता है।
आगे चलिए, आगे बढ़िए। जिस एक्सिस की बात कर रहे हैं इसके लिए इसको समझना होगा। चीन, वो पांचवा, चीन 8वें नंबर पर है। चीन के पास 2,70,500 टन यूरेनियम है, लेकिन चीन, रूस तो अपना काम अपने से चलाता है। चीन ने अपना इतना परमाणु ऊर्जा उद्योग इतना बढ़ा लिया है कि ये विदेशों से भी लेता है। अगर इसका अपना भंडार पर्याप्त हो तो भी चीन अमेरिका को कैसे काउंटर करता है? चीन भी दुनिया भर में जिन देशों में जिस चीज के खदाने हैं उन खदानों को अपने नियंत्रण में लेता है, और वही काम किया है। चीन ने कई देशों में यूरेनियम खदानों का नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया है, संचालन ये कई देशों में कर चुका है। तो चीन के पास, रूस के पास ये बड़े महत्वपूर्ण है। उसके बाद मंगोलिया का भी नाम है टॉप 10 में, और ब्राजील का भी नाम है। चीन, रूस, ब्राजील, ये तीनों, ब्राजील भी अमेरिका विरोधी गुट में है, और मंगोलिया तो चीन का अपना ही है, वो भी टॉप 10 में है। ब्राजील के पास 9वें नंबर का जो है यूरेनियम भंडार है। मतलब अगर यूरेनियम की बात आए और इस एक्सिस, मतलब ऐसा दुनिया में डिवीजन हो जाए, तो यूरेनियम की इस धड़े के पास कमी नहीं है, इसके पास भरपूर यूरेनियम है। आगे चलिए जरा, आगे चलिए। अब आते हैं ईरान, ईरान पर। फिर ईरान व्यापक नीति बदलाव पर विचार कर रहा है, जिसमें संभावित तौर पर एनपीटी से बाहर निकलना, ये पहला पॉइंट है जिसकी चर्चा हम आज से 5 दिन पहले किए थे। वहां पर विधेयक भी एक सांसद ने लाया है, एनपीटी से बाहर निकलना। दूसरा, 2014 के परमाणु समझौते से जुड़ा अपना काउंटर मेजर कानून रद्द करना। ये कानून भी रद्द करने जा रहा है 2014 का, जिसको बार बार कहता है कि ओबामा ने कर लिया, ओबामा ने कर लिया, ओबामा ने करके बचाया हुआ था, अब ये रद्द करेगा ईरान। और तीसरा, ये सबसे महत्वपूर्ण तीसरा, गौर कीजिए, परमाणु तकनीकी के शांतिपूर्ण विकास के लिए ब्रिक्स देशों सहित समान विचारधारा वाले देशों के साथ एक नया अंतरराष्ट्रीय ढांचा तैयार करना शामिल है। ब्रिक्स समेत तमाम, इसीलिए वो हम दिखाए थे कि अगर ये समान विचारधारा के साथ कोई एक ढांचा तैयार करता है, न्यूक्लियर ढांचा, तो उसमें कौन कौन से देश हैं और उनकी कितनी कुवत है। अमेरिका उन सबके सामने, अमेरिका खाली बहसू साबित होगा, बाकी सबके सामने अमेरिका, न तो उसके पास भंडार है, और बाकी ये तो बहुत है तगड़ा। ट्रंप अकेले पूरे दुनिया भारी है इस मामले में, रोज बेइज्जत होता है। अब पहले इसी पर चर्चा करेंगे, फिर हम आएंगे ऑयल सुपर पावर पर। भाऊ, क्या दुनिया में अमेरिका, इस ट्रंप ने एक बार न्यूक्लियर पावर बनने की होड़ शुरू करवा दी है, या शुरू हो जाएगी आने वाले वक्त में? हो गई है, और इसकी नींव दली है, जिसपे एक कार्यक्रम भी किया था आपने, जब किम जोंग ने कहा था, किम जोंग ने, कि अच्छा हुआ हम न्यूक्लियर परमाणु युक्त है। हाँ, ये काम यदि सद्दाम भी करते तो शायद सद्दाम की परिणति वो नहीं होती जो हुई। क्योंकि अमेरिका जैसे देश में कौन कब पागल बैठ जाएगा और कहां आपको खेल करेगा। परमाणु होना जरूरी है, तभी अमेरिका थोड़ा सा 3 फुट दूर रहता है। और आज नॉर्थ कोरिया जैसा छोटा देश, जिसके पास लॉन्ग रेंज, मुझे इंटरकॉन्टिनेंटल ब्लास्टिक मिसाइल्स है, ये कंफर्म होने के बाद भी अमेरिका ने कोई वहां पे ऑपरेशन करने की बात नहीं कही। और ईरान में बात कही, वो बात तुलसी गिलवाट के उस जो पेशी हुई उनकी कमेटी में, उसमें भी ये बात आई थी। अब इसमें जो आपने पूरे आंकड़े बताए, उसमें सबसे बड़ा जो चीज है आशीष, कि चीन अफ्रीका के तमाम देशों का माइनिंग चीन देखता है, चाहे गोल्ड माइनिंग हो, कोल माइनिंग हो, यूरेनियम हो, रेयर अर्थ मेटल हो। चाहे चीन ने अफ्रीका में बहुत पहले अपने पैर जमा दिए। रशिया विकसित हुआ, लेकिन रशिया से टूटे हुए तमाम राज्यों का यूरेनियम रशिया ही संवर्धन, मतलब माइनिंग करता है। क्योंकि ये भले ही इनके पास अपना माइनिंग बहुत कम कर रहे हैं, लेकिन दूसरे देशों में इनकी कंपनियां लगातार माइनिंग कर रही है, तो वो ये इन्हीं के हाथ में है। अमेरिका के मित्र देश है जिनके पास यूरेनियम है, लेकिन उन मित्र देशों के साथ ट्रंप ने क्या व्यवहार किया? कनाडा के दो साथ है, क्या व्यवहार किया? ऑस्ट्रेलिया और कनाडा, दो है, ऑस्ट्रेलिया कनाडा। कनाडा के साथ क्या व्यवहार किया? हाँ। है ना? कनाडा इस बात को भूल नहीं रहा है। ब्राजील के साथ क्या व्यवहार किया? ब्राजील भूल नहीं रहा है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया दूर है। ऑस्ट्रेलिया हमेशा जापान, रशिया, चीन, इसको भी नजर रखेगा।
ऑस्ट्रेलिया इतनी बड़ी सैन्य ताकत नहीं है, लेकिन वो अमेरिका पे डिपेंड भी नहीं रहेगा, क्योंकि इस ईरान युद्ध ने अमेरिका की वो बंद मुट्ठी खोल दी कि हम बहुत बड़े सुपर पावर है, और पूरा विश्व सोच रहा है मन ही मन में कि हम क्यों डर रहे थे भाई इससे। हाँ, ईरान ने मुखौटा उतार दिया। एक अकेला ईरान दो दो राज्यों, दो दो देशों से लड़ रहा है भाई। इजराइल और अमेरिका दोनों देश एक साथ उस पर हमला कर रहे हैं, और उन दोनों को जवाब दे रहा है। दोनों को ही नहीं, उनके साथी मित्रों को भी हमला करके चेता रहा है। मतलब ईरान के साथ यदि 1-to-1 अमेरिका लड़ता तो क्या होता। हम इमेजिन कीजिए, सिर्फ अमेरिका और ईरान का युद्ध, जिसमें कोई इजराइल कोई नहीं है, क्या स्थिति होती। जितना इजराइल पे हमले कर रहे हैं वो सारा अमेरिकन फोर्सेस पे नहीं होते। तो एक अमेरिका की तो पोल खुल गई, और अमेरिका की पोल खुल गई, इसमें ट्रम्प दोषी है, क्योंकि शायद अपने आर्मी का सुनता, अपने डिफेंस चीफ का सुनता, तो शायद और प्लानिंग के साथ आते तो इतनी दुर्गति नहीं होती। लेकिन आप किसी को सुनने को तैयार नहीं हो, जो आपको समझाने का प्रयास करता है उनको निकाल देते हो। हमारे यहाँ बेचारे आरबीआई गवर्नर ने बता दिया था कि साहब ऐसा मत करो, गलत हो जाएगा, तो उन्हें आरबीआई गवर्नर निकाल दिया, और जिस आदमी को फाइनेंस का एफ नहीं आता उसको बना दिया, ताकि तू हमको कुछ, हम जो बोलो वो तू करे। तो आज के डेट में ये देखिए, अब परमाणु तो इजराइल भी, अब ये भी करेगा, ईरान भी करेगा, इसमें ईरान को कोई नहीं रोक सकता। आप ईरान को परमाणु रोकने के लिए ही युद्ध किया ना आपने, तो इसमें मार खा रहे हो, आप भागने की फिराक में हो। ईरान करेगा भी, ईरान करेगा, और अपने ईरान के हाथ में परमाणु आना, इसका मतलब हुती के हाथ में भी आना, हमास के हाथ में भी आना, हिजबुल्लाह के भी हाथ में आना, ये आप याद रखिएगा। क्योंकि ईरान को उन्होंने समर्थन किया, ईरान बोलेगा तुम भी हो जाओ परमाणु, देखेंगे क्या करते हैं सब। अब अमेरिका के खिलाफ एक हेट्रेड निर्माण हुई है। पहले एक चलो भाई दुनिया का चौधरी बनता है, ठीक है, सुन लेंगे तेरी बात। अब हेट्रेड हो गई है, और इसके चलते अब इस देश में कोई, इस विश्व में कोई किसी की सुनेगा नहीं, अपना व्यापार देखेगा। अब इसकी परिणति मैं बताता हूं क्या हुआ। अमेरिका कमजोर होती है तो मतलब सभी को लगता है कि जब ईरान ने ठोक दिया तो हम क्या करते हैं। पनामा कैनल का आपने नाम सुना होगा आशीष। पनामा कैनल जो अटलांटा और उसको पैसिफिक ओशन को जोड़ता है, और बहुत बड़ा व्यापार का वो है वो। उस पनामा कैनल पे कई बंदरगाह है जिसका नियंत्रण चीनी कंपनियों के पास है। हांगकांग ये चीन के पास ही है वर्तमान में। हांगकांग के 2 वहां पे बंदर थे, जिसका जिसका कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया पनामा ने, पनामा सुप्रीम कोर्ट ने, कि नहीं अभी पनामा के पास रहेंगे, हांगकांग के पास नहीं रहेंगे। उसकी परिणति ये हुई कि पनामा फ्लैग के जितने भी शिप है वो सारे के सारे जब्त कर दिए चीन ने पनामा के अंदर। 75% जो टोटल जब्त के शिप है, 75% है। हंगामा मचा है पनामा में। पनामा एक ऐसा जहाज का रजिस्ट्रेशन का सेंटर है, सबसे सेफ माना जाता है। सोमालिया, तो पनामा। तो पनामा की हालत यह है कि पनामा को 800 करोड़ रुपए साल का रेवेन्यू है उनका, सिर्फ रजिस्ट्रेशन का जहाजों की। पनामा फ्लैग से निकलते हैं जहाज, मोस्ट सेफ सब पूरी दुनिया में। अब चीन ने उनको जब्त किया तो वहां रजिस्ट्रेशन खत्म हो गया। लोगों को लगता है पनामा का फ्लैग लेना मतलब मरना, चीन से दुश्मनी मोल लेना। और यदि पनामा पर पूरा कंट्रोल यदि चीन का है तो आप मान लीजिए अमेरिका की गले में बैठ गया चीन। आज अमेरिका में चिंता हो रही है, लेकिन आज अमेरिका पनामा को मदद करने की स्थिति में नहीं है। खुद की मदद करने की स्थिति। ये दुस्साहस अब शुरू हुआ सब दूर। ये स्थिति बिल्कुल उस अर्जुन जैसी हो गई कि जब वो पूरे यादव के कुनबे, सब यादव का कुनबा खत्म होने के बाद अर्जुन जब सारी यादवों को, महिलाओं को लेके हस्तिनापुर जा रहा था तो रास्ते में भीलों ने अटैक कर दिया, और भीलों से अर्जुन हार गए, क्योंकि सब तब तक समाप्त हो चुका था।
कृष्ण चले गए थे, सब समाप्त हो गया था। तो अब स्थिति ये हो गई है कि अब इस ट्रंप ने उस अमेरिका को इतना नीचांक लेवल पे ले गया है कि अब अमेरिका वीटो ही कर सकता है यूनाइटेड नेशंस में, लेकिन अमेरिका अब धमकी नहीं दे सकता किसी को। अब यूनाइटेड नेशंस के वीटो का भी जब वो नौबत आ जाएगी तो कौन लोड ले रहा है यूनाइटेड नेशंस? यूनाइटेड नेशंस भी तो खाली जेबी था अमेरिका का, और उसके जेब से अब निकाल करके उसको डस्टबिन में डाल सकते हैं कभी भी बाकी दुनिया के देश। जरा आते हैं सुपर डेवलपमेंट बता रहा हूं। तो यूरेनियम अभी जब होड़ तो लगेगी, देखिए हर देश, अब कल बांग्लादेश और श्रीलंका भी ट्राई करे तो आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि उसको भी परमाणु बनना है। कभी भी अमेरिका आके घास खा लेगा, आपका निगल लेगा। सब परमाणु के होड़ में होंगे, और जब सब परमाणु के होड़ में होंगे तो फिर अमेरिका की दादागिरी कहां जाएगी? इस युद्ध ने एनटीपी वगैरह आप कोई मायना नहीं रखे आशीष। क्या एनटीपी के मायने रखे जब आप परमाणु संयंत्रों पे हमले कर रहे हो ईरान में? क्या एनटीपी कौन सा है? नहीं, एनपीटी वगैरह तो ये उनके लिए है जो देश अमेरिका के सामने 90 हो जाते थे, 90 डिग्री, उनके लिए एनपीटी है। एनपीटी उनमें भी मुझे बहुत कम देश दिखते हैं, कई बार पाकिस्तान भी आके दिखा देता है। तो पाकिस्तान एनपीटी में नहीं है? नहीं, पाकिस्तान में भी आके दिखा देता है कई बार किसी इश्यूज पे। एक देश है सिर्फ पूरी पृथ्वी तल पे अभी जो बिल्कुल झुक के साष्टांग दंडवत में है, वो है भारत। हाँ, अकेले 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 और जूते खा के। आश्चर्य, मतलब जूते खा के। ऐसा कि नहीं कि बहुत ज्यादा हमको ऑब्लाइज कर रहा है वो, तो हम चलो भाई इतना ऑब्लाइज कर रहा है तो कर रहे हैं। जूते खा के हम नतमस्तक है। अगली खबर में वो भी हिस्सा है। ये वर्ल्ड ऑर्डर, पेट्रो डॉलर और वर्ल्ड ऑर्डर, ये दोनों इस युद्ध से नए सिरे से परिभाषित होंगे। अगली हेडलाइन लाइए। तेहरान, ईरान बन चुका है तेल महाशक्ति, भारत तेजी से तेहरान के करीब। ये जो भारत तेजी से तेहरान के करीब है, ये हेडलाइन में जानबूझ करके वो डाल देते हैं, जो मैंने कहा ना कि वो ये हेडलाइन पे मत जाइए, तेल महाशक्ति। अभी हम बताते हैं भारत को लेकर के अमेरिकी एक्सपर्ट ने क्या कहा है। हमारे देश की विडंबना है कि यहाँ का मीडिया सबसे घृणित है, सबसे घृणित है। मतलब अगर वहां पर आप थूकना चाहो ना तो थूक नहीं निकलेगा, थूक के बजाय उल्टी वोमिटिंग हो जाएगी। शब्द थोड़ा गंदे हैं लेकिन कहना पड़ेगा। हेडलाइन में भी उसमें जोड़ देते हैं कि नहीं, लेकिन मोदी जी वहां पर एक नट बोल्ट लेके खड़े हैं, पेचकस उनके पास है, वो कस रहे हैं। पिलास लेकर के खड़े हैं, वो खोल रहे हैं एक नट, ये उसे घुसा देना है। लाइए जरा, अब भीतर चलिए, अभी पता चल जाएगा क्या है भारत का। एक्सपर्ट ने क्या कहा है, ये अमेरिकी प्रोफेसर है, अमेरिकी प्रोफेसर रॉबर्ट पिप ने हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान के नियंत्रण का जिक्र करते हुए कहा कि 29 दिनों के संघर्ष के बाद ईरान युद्ध से पहले की तुलना में अधिक खतरनाक और शक्तिशाली हो गया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि वास्तव में ईरान अब एक तेल महाशक्ति बन चुका है जो दुनिया के 20% तेल को नियंत्रित करता है, जो किसी भी अन्य देश से अधिक है। 20% ऑयल को कंट्रोल करता है ईरान, जो दुनिया के किसी भी देश से अधिक हो, अमेरिका से भी अधिक। यह एक महीने पहले वाला ईरान नहीं है। पेप ने कहा कि अब हम अभी भी उस मानसिकता में जी रहे हैं कि अमेरिका के पास सारी शक्ति है और हम युद्ध में प्रभुत्व रखते हैं, जबकि ईरान एक छोटी सी चीज है। लेकिन ईरान को यह बात समझ नहीं आ रही कि वह हार रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि ईरान द्वारा अपने प्रभाव का इस्तेमाल अभी चरम सीमा तक नहीं पहुंचा है। ईरान का जो अभी तक इस्तेमाल हुआ है प्रभाव का, वो भी अभी उसका चरम नहीं है, अभी शुरुआत मात्र हुई है। पेप ने कहा कि तेल और उर्वरक क्षेत्र में इसका प्रभाव अभी शुरू ही हुआ है। अभी भी लोग कह रहे हैं कि सब जो होना था एकदम पीक पे है ना, ये शुरुआत है। ये प्रोफेसर, अमेरिकी प्रोफेसर है, एक्सपर्ट। नहीं, ये फैक्ट है। ये बिल्कुल सहमत हूं मैं इससे, बिल्कुल सहमत हूं इससे। नहीं, बहुत ये गजब का। और ये प्रो ईरानी भी नहीं है, ये प्रो अमेरिकी बड़ा उससे कहा है। इसका तो मैंने पूरी रिपोर्ट पढ़ी थी। प्रोफेसर पेप ने कहा कि अगले कुछ महीनों में लगभग 2.5 अरब लोगों को ईंधन की भारी कमी का सामना करना पड़ सकता है। 2.5 अरब। यह ईंधन केवल वाहनों के लिए नहीं बल्कि खाना पकाने और भोजन बनाने के लिए भी इस्तेमाल होता है।
भोजन और उर्वरक की कमी का सबसे ज्यादा असर सबसे गरीब देशों पर पड़ेगा। हमने अभी इसके वास्तविक आर्थिक प्रभावों को देखना भी शुरू नहीं किया है। मतलब जो इसके आर्थिक प्रभाव होंगे देखना भी नहीं, क्योंकि देखने वाले कोई कहीं पे है ही नहीं, सब चुनाव प्रचार वाले हैं। उन्होंने आगे कहा कि इससे भारत भी बुरी तरह प्रभावित होगा। पढ़िए अब यहां से भारत पर जो करीब जा रहा है, इससे भारत भी बुरी तरह प्रभावित होगा। भारत के लिए आपूर्ति लगभग न के बराबर हो सकती है। मतलब भारत के न के बराबर यानी भारत की आपूर्ति शून्य हो सकती है, जबकि अमेरिका में आपूर्ति की कमी नहीं होगी। देखिए ये अमेरिका की भी स्थिति पूरा किया डिफाइन। अमेरिका में आपूर्ति की कमी नहीं होगी, हालांकि कीमतों में भारी उछाल आएगा। आपूर्ति में कमी नहीं होगी क्योंकि उसके पास अपना ऑयल का बहुत सारा रिसोर्स है, लेकिन कीमतों में उछाल आएगा। रॉबर्ट पेप ने बताया कि वैश्विक तेल आपूर्ति को थोड़ा बढ़ाया तो जा सकता है, लेकिन प्रभावित 20% आपूर्ति को की जो है जगह नहीं ली जा सकती है। उन्होंने बताया कि दुनिया प्रतिदिन लगभग 10 करोड़ बैरल तेल का उपयोग करती है। 10 करोड़ बैरल तेल का उपयोग करती है। 20% कटौती का मतलब है कि आपूर्ति 100 से घटकर 80 रह जाएगी। इसकी भरपाई असंभव है भाऊ। बिल्कुल फैक्ट है, यही हम कह रहे हैं। वो जो 20% बोल रहा है वो हार्मूज है। ईरान महाशक्ति इसलिए बन रहा है कि वो 20% पे कंट्रोल करता है। ईरान का उत्पादन 20% नहीं है, कंट्रोल करता है। हार्मूज वो कंट्रोल करता है, अपने बलबूते पे कंट्रोल करता है। नहीं खोल पा रहा है कोई, खोलने की धमकी देने वाले हार्मूज छोड़ के जाने की बात कर रहे हैं। हर एक को बोलते हैं कि आत्मनिर्भर बनो, अपने अपने भरोसे खोल लो। तो यदि 20% कर रहा है तो कई देशों का पूरा 100% उत्पादन जो है वो हार्मूज से निकलता है, रास्ता नहीं दूसरा उनको। वो तो बैंक्रप्सी पे है। तेल है तो ग्राहक नहीं है। बाहर लोगों के पास तेल नहीं है लेकिन पैसे है, लेकिन आएगा कैसे? आने जाने का साधन ईरान के पास है। ईरान ने बहुत स्ट्रेटेजिकली खेला है। ऐसा युद्ध में शस्त्र उपयोग करना ऐसे हरमुज का, ये अपने आप में एक गजब का उदाहरण है युद्ध नीति में। और ये हम कितने दिनों से कह रहे हैं कि हमको अमेरिका के तेल से मतलब नहीं है। वो केप ऑफ गुड होप से आता है, लंबा चौड़ा रूट लेके आता है। जो सबसे पूरा साउथ, पूरा मिडिल ईस्ट इंपैक्ट हो गया। चाइना को तेल मिल रहा है, लगातार मिल रहा है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। उनके जहाज आ रहे हैं हार्मुज से। ईरान की कमाई बढ़ गई है। ईरान की कमाई बढ़ गई, जबरदस्त कमाई हो रही है इस समय। ईरान के पास फूड की कमी नहीं है, ईरान के पास आर्म्स एम्युनिशन की कमी नहीं है। ईरान अपने लोगों की चिंता अभी भी करता है। और ईरान की टेक्नोलॉजी अपने डेवलप की हुई है। चीन और रशिया की टेक्नोलॉजी की मदद ली, लेकिन उनकी अपनी भी कुछ टेक्नोलॉजी है। क्योंकि मैं कहीं पढ़ रहा था ईरान के बारे में, ईरान के पास 95% ईरानीज आर एजुकेटेड एंड दे आर हाईली एक्सपर्ट इन मैथमेटिक्स। विश्व में मैथमेटिक्स के जो एक्सपर्ट्स माने जाते हैं उनके 17% अकेले ईरान में है। चेस का गेम जो है, वो चेस का गेम ईरान की देन है। और मैथमेटिक्स आपके सभी डेवलपमेंट का बेस है, सारे कैलकुलेशन ही तो है। तो कुल मिलाकर आप ईरान को जो आपने एक सारी दुनिया के सामने एक ऐसा दिखाया था कि ये बिल्कुल ऐसा कट्टरपंथी देश है कि जहां कुरान की सिवा कुछ पढ़ाया नहीं जाता होगा, बस एक टोपी और दाढ़ी बढ़ा के लोग रहते होंगे। ईरान बहुत प्रगल्भ और साइंटिफिकली बहुत एडवांस देश है, वेल एडवांस। और ईरान के ड्रोन्स और मिसाइल बता रहे हैं कि कम कीमत में तहलका मचा रहे, आपके लाखों रुपए के, अरबों रुपए की मिसाइल उसके सामने नतमस्तक है। और ईरान को अभी समझ में आएगा, ईरान ही दबा के लेगा और ईरान ही छोड़ेगा नहीं। मिडिल ईस्ट वालों को लगता होगा कि वो जब तक अमेरिका के बेस वहां से हटेंगे नहीं तब तक ईरान उनकी दुश्मनी पाल के रखेगा। और सारे मिडिल ईस्ट के लोग अब रशिया की तरफ देख रहे हैं, चीन की तरफ देख रहे हैं मदद के लिए। तो अमेरिका तो नहीं बचा पाया हमको। बेस भी दिया, ट्रिलियन डॉलर रुपए भी दिए, डॉलर भी दिए, अभी युद्ध का खर्चा भी मांगेगा उनसे। मैं तो आखिर में मुझे उस हेडलाइन पर हंसी आ रही है।
अमेरिका के करीब था भारत, माय डियर फ्रेंड था, इजराइल के करीब था। एक अमेरिकी एक्सपर्ट ने कहा कि ईरान सुपर पावर हो गया ऑयल का। तो हेडलाइन लिखते समय ये लिखना जरूरी हो गया कि भारत तेहरान के करीब अब हो गया है। अरे कहां से करीब हो गया, तेहरान के करीब हो गया? आप भारत मुझे के करीब बताओ। तो हो गया कि भारत अरे पेंडुलम पूरे जैसे लटकता खबर में, रहता है यहाँ। जी पूरे खबर में इंडिया के बारे में क्या लिखता है वो, कि सबसे बुरे हाल इंडिया के होंगे क्योंकि हाँ, नंबर 2 का जहां पर उपभोक्ता है तेल का। जहां ये आपूर्ति उन्होंने इंडिया के शून्य। बारे में, उसमें कहीं उसने नहीं कहा कि ईरान के सुपर पावर होने से भारत को अच्छा होगा। ये कहीं नहीं लिखा रिपोर्ट में। ये ऊपर ही अपनी हेडलाइन में मार्क्स बढ़ाने के लिए, मार्क्स बढ़ाने के लिए। जहां भी ये इस देश को, तो ये अखबारों में या टीवी चैनलों में जो इस समय चंपादक बैठे हैं, ये देश वही विदेश नीति तय कर रहे हैं। जब मन होता है आज तेहरान के करीब, आज ईरान के करीब। मुझे बताओ, जिसने ये हेडलाइन लिखी होगी उसको ये मतलब, मुझे तरस आता है उसके एडिटर पे, मुझे तरस आता है उसके पत्रकारिता पे, कि बाबा जिसमें अंदर भारत का कोई जिक्र ही नहीं ऊपर हेडलाइन में डाल रहे हो। मतलब एक तरफ मैं खबर लिख रहा हूं कि आज धुरंधर बहुत अच्छा बिजनेस कर रही है और लिखेंगे इससे धोनी को फायदा। अब लोग पूछ रहे धोनी तो क्रिकेट खेलता है, उसको फिल्मों से क्या क्या फायदा होगा? पूरी खबर पढ़ने के बाद धोनी का जिक्र भी नहीं है, बस हेडलाइन में धुरंधर ने पैसा कमाया, धोनी को फायदा। क्योंकि मुझे धोनी दे रहा है, हर जगह धोनी। ऐसे मूर्खतापूर्ण पत्रकारिता को, मतलब ये पत्रकारिता पे कलंक है ऐसे लोग। अभी तो देखिए युद्ध का आने दीजिए, अभी अंजाम क्या होता है, फिर और साफ होंगी तस्वीरें। फिलहाल इजाजत दीजिए हमें। ये ट्रंप ने ये अपने देश की मीडिया को साष्टांग दंडवत। ये रशिया के साथ जाते तो मास्टर स्ट्रोक, अमेरिका के साथ जाते मास्टर स्ट्रोक, चाइना के साथ जाते मास्टर स्ट्रोक, इजराइल में मेडल लेते मास्टर स्ट्रोक, तेहरान से फोन पे बात करते मास्टर स्ट्रोक। ये सिर्फ मास्टर स्ट्रोक ही मारते रहते हैं ये हमारे मास्टर जी। अरे मोदी जी एक बार सीढ़ी फिसल के गिर गए थे, आपने देखा होगा, विजुअल आज भी वायरल होता हाँ, है। वो सीढ़ी फिसल के गिर गए, उसको मास्टर स्ट्रोक इन सबने बता दिया था। तो ये सब तो छोड़िए। असम में चाय बागान में रील शूट कर रहे थे। रील शूट करते समय जो कमांडो, सोचिए इस देश के सबसे सबसे काबिल कमांडो प्रधानमंत्री की सुरक्षा में होते हैं। मैं आपको विजुअल दिखाऊंगा, मोदी जी ने अपने ट्विटर हैंडल पर डाला है। तो लेकिन उनको लगता है कि क्या, कि उन्हीं के पास आंख है, उन्हीं के पास दिमाग है, बकिया तो सब अंधे हैं। आंख से भी अंधे हैं और अकल से भी अंधे हैं, उनको ये लगता है। सोचिए रील शूट करवा रहे थे असम के चाय बागान में, वो ऐसे ऐसे नाचने गाने का जो करते हैं, जिस कला में वाकई जो उनको करना चाहिए वही एक काम वो कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। दुनिया के सबसे बेहतरीन कमांडोज में से भारतीय कमांडो जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा करता है, उसको बिजली के खंभे के पीछे छिपा दिया था कि प्रेम में ना आ जाए। बिजली खंभे के पीछे से अब मोदी जी का खत्म नहीं हो रहा है रील। कैमरा देख करके तो मोदी जी दीवाने हो जाते हैं। वो बेचारा 2-3 बार झांक लिया, झांकने के लिए एक बार निकल आया बाहर तो दिख गया कैमरे में। तो पता नहीं वो कमांडो नौकरी क्या होगी या डांट कितनी पड़ेगी। वो खंभे के पीछे, बिजली खंभे के पीछे छिपा रखा था, चाय बागान में बिजली खंभा था उसके पीछे छिपा रखा। तो ये नरेंद्र मोदी हैं। इनकी तो बात करने का मतलब है कि अकेले खाली नरेंद्र मोदी बोल दीजिए तो एक महाकाव्य आपने बोल दिया, पढ़ दिया, उसका वाचन हो गया खाली। और अगर श्रवण आपने कर लिया नरेंद्र मोदी के नाम का, आप समझो पूरा रामायण पढ़ गए, सुन लिए आपने श्रवण। चारों धाम का पुण्य, चारों धाम का पुण्य। चारों धाम के लिए तो वो बना ही दिया ना, सेवा तीर्थ। तीर्थ ही तो था चारों धाम, तो सेवा तीर्थ है, जाके गेट पे माथा टेक लीजिए आप, चारों धाम हो गया आपका। अब बुजुर्गों कहीं नहीं जाना है। इजाजत दीजिए, हम फिर आते हैं, अभी फिर अपडेट के साथ आ रहे हैं। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।